हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंशुमन क्लासेस में। तो आज हम लेकर आए हैं दोस्तों आपके लिए जीके साइंस सुपर सीरीज का पार्ट 3। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी साइंस सुपर सीरीज चल रही है, उसका पार्ट्स आ चुका है और ये आपका सेकेंड पार्ट्स है। अन्य पार्ट्स भी आ चुके हैं काफ़ी सीरीज़ के, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक मिल जाएगी। और हमसे कॉन्टैक्ट करने के लिए आपको इंस्टा पर हमें मैसेज कर सकते हैं, जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। कहते हैं दोस्तों, कुछ स्टूडेंट का जो तरीका होता है पढ़ने का, वो बरसाती मेंढक की तरह होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। बरसाती मेंढक इन द सेंस आपको बात बता दें कि जैसे कि कभी वैकेंसी आई है या आपका कोई भी आपका एग्ज़ाम लगा है, तो वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और जैसे ही वो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाता है या कुछ और बात रीज़न होती है, तो वो बंद कर देते हैं। जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए, तब जाकर कहीं एक दिन हमें सफलता मिलती है। कहते हैं दोस्तों, सक्सेस होने वाले लोग कोई अलग काम नहीं करते हैं, वो हर काम को एक अलग तरीके से करते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है। दोस्तों, आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है। आप अपना आंसर बताएंगे। आपेक्षिक घनत्व को दोस्तों मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर से दोस्तों आपको बता दें, लैक्टोमीटर जो है वो आपके दूध की शुद्धता मापने के काम में आता है। और जो आपका गैल्वेनोमीटर होता है वो आपकी किसी भी परिपथ या किसी सर्किट में आप बात करेंगे अगर इलेक्ट्रिक करंट की, यानी कि विद्युत धारा की, तो उसकी डायरेक्शन और क्वांटिटी को मापने के लिए, यानी कि विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा को मापने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। हाइग्रोमीटर क्या होता है? किसी भी वायुमंडल वायुमंडल में स्थित जो आर्द्रता होती है, जो नमी होती है, उसको मापने के लिए हम हाइग्रोमीटर का यूज़ करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। समुद्र के पानी में तैरती हुई बर्फ का कितना भाग पानी के ऊपर तैरता है? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अपना आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा आपका, 1/10। यानी कि अगर कोई भी बर्फ समुद्र के पानी के ऊपर तैर रही है, बर्फ का कोई टुकड़ा, तो उसका 1/10 पार्ट जो है, ठीक है, वो पानी के ऊपर तैरता है। आपको बता दें, अगर किसी बर्तन में पानी भरा है और उस पर बर्फ तैर रही है, तो बर्फ पूरी तरह अगर पिघल जाएगी तो उसके पात्र में या उस पॉट में जो भी होगा जिसमें पानी है, तो उसका तल जो है वो ना तो बढ़ता है और ना घटता है, यानी कि जैसा पहले था वैसा ही बना रहता है, यानी कि समान रहता है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ससंजक बल का मान होता है, दोस्तों आपको बताएं, एक होता है कोहेसिव फोर्स, एक होता है एडहेसिव फोर्स, यानी कि असंजक बल और ससंजक बल। अब बात कर लेते हैं ससंजक बल होता क्या है पहले। दोस्तों आपको बताएं, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम ससंजक बल कहते हैं। ससंजक बल जो होता है वो केवल ठोस में होता है, यानी कि गैसों में ससंजक बल का मान नगण्य होता है। और असंजक बल जो होता है वो दो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगता है, जो आकर्षण बल, उसको हम असंजक बल कहते हैं। यानी कि जब कोई वस्तु एक दूसरे से चिपकती है तो वो असंजक बल के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ससंजक बल का मान अधिक होता है। तो दोस्तों आप बताएंगे। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठोसों में, यानी कि ठोसों में ससंजक बल का मान सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, पृष्ठ तनाव का मात्रक है। दोस्तों आप बताएंगे पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है। दोस्तों अगर बात करते हैं हम एसआई प्रणाली की, तो पृष्ठ तनाव का मात्रक हमारा न्यूटन प्रति मीटर हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने पर कार्य जो किया जाता है उस पर, तो उसका पृष्ठ तनाव के बराबर होता है वो कार्य। तो इस हिसाब से उसका मात्रक जो है जूल प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा? थर्ड, जूल प्रति मीटर स्क्वायर। लेकिन अगर एसआई पद्धति में आपसे पूछा जाए पृष्ठ तनाव का मात्रक कितना है, तो आप बताएंगे न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम पृष्ठ तनाव। एक्चुअली में पृष्ठ तनाव होता क्या है? किसी भी सरफेस पर, यानी कि किसी भी पृष्ठ पर जो खिंचाव पड़ता है, वो हमारा क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव कहलाता है। यानी कि किसी कोई किसी कारण से अगर किसी पृष्ठ पर कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, तो वो जो सरफेस पर पड़ा खिंचाव होता है वो हमारा पृष्ठ तनाव होता है। यानी कि कोई अगर पतली सुई या कोई तिनका अगर पानी पे डालते हैं तो देखा है आपने, तैरता रहता है, डूबता नहीं है। तो वो होता है क्या है, किसी भी सरफेस में खिंचाव आ जाता है, जिसके कारण एक लेयर बन जाती है और लेयर से वो चीज़ नहीं डूबती है, क्योंकि कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। तो हमारा क्या हो जाता है? सरफेस टेंशन की वजह से, यानी कि पृष्ठ तनाव। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा थर्ड वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉफ़ी पाउडर जो है जल में शीघ्र घुलने का कारण है, आप बताएंगे अपना आंसर।
दोस्तों आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि केशकत्व। आपको बता दें कि केशकत्व क्या होता है, ठीक है। केशकत्व होता है किसी भी केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की क्रिया को केशकत्व कह रहे हैं। यानी कि अब बात करते हैं केश नली क्या है। तो एक खोखली नली होती है दोस्तों, जिसकी त्रिज्या काफ़ी कम होती है, जो आपको केमिस्ट्री लैब या कहीं भी आपको देख सकते हैं। तो वो इस क्रिया को क्या कहते हैं, किसी भी द्रव के केश नली में ऊपर नीचे चढ़ने की क्रिया आपकी केशकत्व होती है, ठीक है। तो जैसे कि काफ़ी का पाउडर है, या आपको बता दें कि जो स्याही होती है, स्याही स्याही वाली निब जो होती है, उसकी नोक के बीच में थोड़ी सी जगह या जगह होती है। तो उससे क्या होता है कि वो जो आपका स्याही होती है वो चढ़ जाती है, ठीक है दोस्तों। तो या फिर साबुन के जो घोल होते हैं उसमें बुलबुले बड़े बनते हैं, ठीक है। वो इसलिए होता है क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव कम होता है, ठीक है दोस्तों। जो किसान देखा होगा आपने, जो खेती करते हैं और जो खेत जोतते हैं, तो उसके कारण इसमें केशकत्व ही क्रिया होती है, ठीक है। आपकी बात कर लेते हैं अगर प्रत्यास्थता। तो प्रत्यास्थता किसी वस्तु का वह गुण है जिससे किसी भी पदार्थ पर लगाए गए बाह्य बल से उत्पन्न किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। यानी कि अगर आप किसी रबड़ को खींचते हैं तो उस पर बाह्य बल कार्य कर रहा है और जब उसको हम छोड़ देते हैं तो वो पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाता है। तो इसीलिए इसको हम इलास्टिसिटी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका प्रत्यास्थता हो गई। अब बात करते हैं हम श्यानता की। तो श्यानता दोस्तों आपको बता दें, ये द्रव और गैसों में पाई जाती है। यानी कि ये श्यानता केवल द्रवों और गैसों का गुण होता है दोस्तों, ठीक है। ठोसों में श्यानता नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेकापॉइज किसका मात्रक है? आप अपना आंसर बताएंगे। डेकापॉइज दोस्तों श्यानता से रिलेटेड है। यानी कि श्यानता गुणांक, एक श्यानता गुणांक होता है हमारा नीटा। दोस्तों आपको बता दें नीटा। तो डेकापॉइज जो है नीटा, डेकापॉइज श्यानता का मात्रक है। पृष्ठ तनाव हम आपको बता ही चुके हैं, केशकत्व तो अभी डिस्क्राइब किया है, और प्रत्यास्थता भी आपको बता चुके हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। झूला झूलते बच्चे के खड़े हो जाने पर उसका गुरुत्व केंद्र, आप बताएंगे अपने ऑप्शन। दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाता है, यानी कि ऊपर उठ जाता है। जो झूला झूलते बच्चे हैं उनका जो गुरुत्व केंद्र है वो कहाँ चला जाता है दोस्तों? ऊपर की ओर उड़ जाता है। यानी कि जो अगर झूला झूल रहा है बच्चा, उसका गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाएगा तो उसकी प्रभावी लंबाई जो है वो कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी, जिससे झूले का आवर्तकाल घट जाएगा, अर्थात झूला जल्दी जल्दी दोलन करने लगेगा, यानी कि जल्दी जल्दी चलने लगेगा। तो अगर किसी चीज़ को वर्टिकल प्रेस करते हैं, ठीक है, तो वर्टिकल प्रेस करते हैं तो हमारा फोर्स ज़्यादा लगता है उस सतह, उस सरफेस पे। तो जब सरफेस पे, सतह पे आपका फोर्स ज़्यादा लगेगा तो वो दोलन जल्दी जल्दी करेगी। तो यही कारण होता है दोस्तों, झूला झूलते पे अगर बच्चा खड़ा हो जाता है तो दोलन गति बढ़ जाती है, क्योंकि उसका आवर्तकाल कम हो जाता है। तो आवर्तकाल घटेगा तो दोलन गति बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंग उदाहरण है। ध्वनि तरंग किसका उदाहरण है दोस्तों, आप बताएंगे। दोस्तों आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्वनि तरंग जो है वो एक अनुदैर्ध्य तरंग है। दोस्तों आपसे बात करते हैं कि तरंगों के बारे में। तरंगे हमारी दो प्रकार की होती हैं मुख्यतः, यांत्रिक और अनयांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे वो होती हैं जो किसी माध्यम के थ्रू चलती हैं, ठीक है। तो इनको दो तरंगों में बांटा गया है, एक अनुदैर्ध्य और एक अनुप्रस्थ, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव, ठीक है दोस्तों। अनुदैर्ध्य तरंग हमारी ध्वनि तरंग है। तो इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ध्वनि तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है दोस्तों। और एक होता है अनियांत्रिक तरंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। सर्वाधिक भेदन क्षमता होती है दोस्तों, आपसे बात करेंगे सर्वाधिक भेदन क्षमता होती है। ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा गामा किरण। आपने भी ऑप्शन लगाते रहिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने आपके सही हुए हैं। सर्वाधिक भेदन क्षमता होती है गामा किरणों में। दोस्तों आपको बता दें कि गामा किरणें जो हैं इसका नाम रदरफोर्ड ने दिया है, एक हमारे साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड, उन्होंने दिया है। गामा किरणें सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है। इसके खोजकर्ता जो हैं पॉल विलार्ड हैं। आपको बात करते हैं अगर हम एक्स किरणों की, तो एक्स किरणें जो हैं रॉन्टजन ने इसकी खोज की है, और इसका यूज़ जो है वो हमारी चिकित्सा यानी कि मेडिसिन क्षेत्र में होता है, या औद्योगिक इंडस्ट्रियल फील्ड में होता है आपका, ठीक है। और अगर बात करते हैं हम अवरक्त किरणों की, तो दोस्तों आपको बता दें इसकी खोज हर्सेल ने की है। हर्सेल एक वैज्ञानिक थे, और इसका जो यूज़ है वो ये किरणें ऊष्मीय विकिरण है, ठीक है। जिस वस्तु पर पड़ती है उसका ताप बढ़ जाता है, यानी कि जो कोहरे में जो फोटोग्राफी करने या रोगियों की सिकाई करने के लिए इसका यूज होता है। तो आपको चारों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रकाश के वेग से गमन करता है दोस्तों, आप बताएंगे निम्न में कौन प्रकाश के वेग से गमन करता है।
आपका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो होती हैं वो प्रकाश के वेग से गमन करती हैं दोस्तों। आपको बता दें प्रकाश का वेग जो होता है वो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, यानी कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंगे हम आपको बता ही चुके हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 आपका, मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने व दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में प्रयोग की जाती हैं। दोस्तों आवृत्ति के हिसाब से आपको बताते हैं, आवृत्ति के हिसाब से जो तरंगे हैं उनको थोड़ा कैटेगराइज किया गया है 3 भागों में। एक अपश्रव्य है, एक है श्रव्य और दूसरी पराश्रव्य तरंगे, यानी कि इंफ्रासोनिक और ऑडिबल वेव्स होती हैं और अल्ट्रासोनिक। तो इंफ्रासोनिक जो होती हैं, अब आपको बताएं आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो होता है हर्ट्ज, यानी कि हर्ट्ज। ठीक है, तो इनका जो मात्रक है आवृत्ति का। अब बात करते हैं अपश्रव्य तरंग की। तो जो 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति होती है वो जो होती हैं हमारी अपश्रव्य तरंगे होती हैं, जिन्हें हमारा जो कान है वो सुन नहीं सकता है, जिनको हम इंफ्रासोनिक बोलते हैं। दूसरी होती है हमारी श्रव्य तरंगे। तो श्रव्य तरंगे जो होती हैं वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति के बीच वाली होती हैं। ठीक है, इन तरंगों को हमारा कान सुन सकता है। और एक होती है अल्ट्रासोनिक, यानी कि पराश्रव्य तरंगे। तो इनका जो रेशियो है वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली तरंगे होती हैं दोस्तों। तो मनुष्य के कान इसको नहीं सुन सकते हैं, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली या चमगादड़ आदि जो होते हैं वो इनको सुन सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा पराश्रव्य तरंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 11 का ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आवृत्ति के अनुसार 3 तरंगे बांटी गई हैं, अपश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा पराश्रव्य तरंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बात करते हैं कि ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। दोस्तों आपको बता दें ध्वनि को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं माध्यम क्या होता है। माध्यम आपका होता है जैसे कि ठोस है, द्रव है या गैस है। ठीक है, ठीक है, कांच है, जल है, क्या है आपका जल, आपका ठोस जो है वो कांच ठोस में आ जाता है, जल द्रव में आ जाता है, इस तरीके से। ठीक है, ये होते हैं माध्यम। तो पहली बात तो ये है आपकी कि ध्वनि को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। अब हम अगर बात करते हैं कि किस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है, तो अक्सर जो स्टूडेंट होता है वो हमारा वायु में लगा देता है, क्योंकि उसे पता होता है 332 मीटर पर सेकेंड हमारी जो होती है ध्वनि की चाल वायु में होती है। तो लेकिन ऐसा नहीं है, एल्यूमिनियम में आपकी चाल जो है ध्वनि की चाल एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा होती है। आपको बता दें कितनी होती है, 6420 मीटर प्रति सेकेंड होती है एल्युमिनियम में इसकी चाल। इससे कम आपकी कांच में होती है 5640 मीटर पर सेकेंड। उससे कम आपकी लोहे में होती है 5130 मीटर पर सेकेंड। और उससे कम वायु में होती है 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, आपसे बता देते हैं कि लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, ये अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन कि ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होती है, एल्युमिनियम में। बच्चा लगा देता है लोहे में, ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि क्या होती है दोस्तों, अगर निर्वात में कोई भी ध्वनि अगर बोलते हो आप, वहाँ निर्वात होता है जहाँ पे कोई भी माध्यम नहीं होता है, यानी कि वायु तक नहीं होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, ध्वनि संचरित नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ध्वनि का वह गुण जिसके कारण वह मोटी और पतली सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। आप अपना ऑप्शन बताएंगे दोस्तों। आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तारत्व, यानी कि इसको बोलते हैं पिच। तो ध्वनि का वह गुण जिसके कारण वह मोटी या पतली सुनाई देती है वो होता है हमारा तारत्व दोस्तों। तारत्व होता क्या है, मोटा या पतला सुनाई देना। ठीक है, अब बात करते हैं प्रबलता की। तो दोस्तों प्रबलता क्या होती है ध्वनि की प्रबलता वह गुण होता है जिससे कि जो साउंड है वो हमारा वो स्लो या फास्ट सुनाई देता है, यानी कि तेज और मंद सुनाई देता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद गुणता की अगर हम बात करते हैं तो गुणता क्या होती है, गुणता वह लक्षण होता है ध्वनि का जिसके कारण हमें प्रबलता तथा समान तारत्व की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है। ठीक है, तो अभी आपका इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि तारत्व। इसको हम बोलते हैं पिच। ठीक है दोस्तों, PITCH। ठीक है, तारत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहल जमता है। दोस्तों आपको बता दें अल्कोहल जो है सबसे कम टेम्परेचर पे सबसे अधिक टेम्परेचर पे जमता है, यानी कि जितना टेम्परेचर सबसे कम होता है -115 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अल्कोहल जब इससे ज़्यादा कम टेम्परेचर हो जाएगा तब जमना स्टार्ट होता है दोस्तों। ठीक है, और जो हमारा पानी की अगर हम बात करते हैं
पानी भी जमता है, ठीक है, अल्कोहल भी जमता है, उसके बाद पारा भी जमता है। तो पारा जो है -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। तो -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या जमता है? पारा जमता है दोस्तों, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अल्कोहल जमता है -115 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों आपको बता दें, जो सोल्जर्स काफ़ी ऐसे बर्फीली जगह पर लगे होते हैं जहाँ का टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है, तो उनके लिए आपको बताएं कि वाइन को सजेस्ट किया जाता है कि वाइन आप पिएं। वाइन में क्या होता है? अल्कोहल होता है। तो अल्कोहल से क्या होता है कि हमारे ब्लड जो है जमने लगता है, तो ब्लड से भी ज़्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है अल्कोहल का। तो उनको वाइन के लिए सजेस्ट किया जाता है, जिससे कि हमारी ब्लड में वो मिक्स हो जाती है और उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि फ्रीजिंग जो आपका जो ब्लड है दोस्तों, वो नहीं जमता है। इसलिए आपको बताएं, अल्कोहल का जो टेम्परेचर है वो -115 यानी कि 115 डिग्री सेंटीग्रेड है, माइनस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपका, उच्चतम ताप या ऊष्मीय विकिरण को मापने के लिए प्रयोग की जाती है। अपना ऑप्शन बताएंगे आप। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा आपका, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी। यानी कि ये आपकी स्टीफन के नियम पर आधारित है। पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि पूर्ण विकिरण उत्तापमापी क्या है। ये स्टीफन के नियम पर आधारित है। आपको बता देते हैं गैस तापमापी क्या होती है। गैस तापमापी वह होती है जिससे 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप को मापा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो 500 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप को मापा जाता है गैस के थ्रू। अगर हम बात करते हैं कि -200 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम प्लेटिनम तापमापी से उसको मापते हैं, प्लेटिनम तापमापी से हम मापते हैं, ठीक है। तो -200 से 1200। अगर हम बात करते हैं -200 से 1600 डिग्री सेल्सियस की, तो हम तापयुग्म तापमापी का यूज करते हैं। यानी कि तापयुग्म तापमापी के लिए -200 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी के लिए -200 से 1200 डिग्री, और गैस तापमापी के लिए 1500 डिग्री, ठीक है। जबकि हम पूर्ण विकिरण तापमापी का यूज तब करते हैं जब हम किसी ऊष्मीय विकिरण उत्सर्जित करने वाली वस्तु का ताप मापते हैं। यानी कि ये स्टीफन के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसके लिए हम 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊंचे ताप ही माप सकते हैं, इससे कम ताप नहीं माप सकते हैं। इसलिए सर्वाधिक ताप को मापने के लिए पूर्ण विकिरण उत्तापमापी का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आपको बताएं कि सूर्य का ताप भी अगर मापना है तो उसके लिए हमें पूर्ण विकिरण उत्तापमापी का ही यूज करना पड़ता है। आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप मेरी सारी सीरीज को देख सकते हैं, सारे इस सीरीज के सारे पार्ट्स को देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलती रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप यूट्यूब पे अंशुमन क्लासेस सर्च कर सकते हैं और इसमें सारे पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोसों में ऊष्मा का संचरण निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो अपना ऑप्शन बताएंगे आप। दोस्तों ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा चालन। यानी कि जो ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है वो हमारी चालन प्रक्रिया के द्वारा होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि संवहन क्या होता है। संवहन, तो इस विधि में क्या होता है, ऊष्मा एक तो संचरित होती है, ठीक है दोस्तों। ऊष्मा का जो संचरण होता है वो निम्न विधियों के द्वारा होता है, चालन, संवहन और विकिरण, ठीक है। तो संवहन क्या होता है? संवहन, अगर वायुमंडल जो हमारा गर्म रहता है वो किसके द्वारा होता है? संवहन के थ्रू होता है, ठीक है दोस्तों। गैसों एवं द्रवों में जो ऊष्मा का संचरण होता है वो क्या होता है? संवहन के द्वारा होता है दोस्तों। चालन क्या होता है? चालन के द्वारा ऊष्मा पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, जो कि बिना परिवर्तन पदार्थ के कणों को अपने स्थान पर बिना परिवर्तन किए हुए पहुंचा देती है। आपको बताएं कि ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है, तो इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। विकिरण दोस्तों आपको बता देते हैं कि इस विधि में क्या होता है, जो गर्म वस्तु होती है, यानी कि बिना किसी माध्यम की सहायता से अगर कोई गर्म वस्तु है ठंडी वस्तु की ओर जा रही है, तो आपको प्रकाश की चाल से सीधी रेखा में संचरित हो जाती है। तो ये आपकी रेडिएशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता दें, तो ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है और गैसों और द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा होता है। आप ये दो क्वेश्चन दो नोट कर लीजिए पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छे अपशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। पहली चीज़ तो आप अपना ऑप्शन बताएंगे। पहली बात आपकी, ये जो लॉ है ये हमारा किरचॉफ, जिसको हम किरचॉफ का नियम भी बोल देते हैं, ठीक है।
किरचॉफ का लॉ है, ठीक है, जिसको हम किरचॉफ का नियम बोलते हैं। इन्होंने बताया कि अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, यानी कि दोस्तों जो चीज़ जितनी अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेती है वही चीज़ उतनी अच्छी तरीके से उसको उत्सर्जित करती है। यानी कि जैसे कि आपको बताया जाता है कि गर्मियों में काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। होता क्या है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो काले कपड़े उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि अवशोषित कर लेते हैं। तो जो अवशोषित करेंगे आपको बहुत ही अधिक गर्मी लगेगी। अगर आपको बता दें कि एक काली और एक सफ़ेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके अगर बंद करके रख दिया जाए किसी कमरे में, तो काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगी। अर्थात आपकी बात यह है कि काली वस्तु जो है अंधेरे में अधिक चमकेगी। जी हाँ दोस्तों, शॉकिंग है थोड़ा सा, लेकिन आप प्रैक्टिकली इसको देख सकते हैं कि काली वस्तु जो है अंधेरे में अधिक चमकेगी, क्योंकि उसकी अवशोषित करने की क्षमता भी अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं हम स्टीफन के नियम की। तो स्टीफन का नियम आपको हम बता चुके हैं, जो कि पूर्ण विकिरण तापमापी से रिलेटेड है, यानी किसी वस्तु की उत्सर्जन जो क्षमता होती है वो उसके परम ताप के चतुर्घात के अनुक्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट आपका है न्यूटन का शीतलन नियम। तो आपसे बात करते हैं न्यूटन के शीतलन नियम की। तो शीतलन नियम जो है आपका कूलिंग लॉ से रिलेटेड है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वाष्प का द्रव में बदलना कहलाता है। बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं दोस्तों, इनको अच्छे से सुनिएगा। होता क्या है, कभी भी बच्चा देखता है कि द्रव में बदलना कहलाता है, तो आप वो देखता है सीधे सीधे की चीज़ लिक्विड में ट्रांसफ़र हो रही है, यानी कि गल रही है। तो गल रही है यानी कि आदमी गलनांक सोच लेता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता। बात होती है वाष्प का द्रव में बदलना। ठीक है, तो जब कोई वाष्प का द्रव में बदलना होता है तो वो हमारा होता है संघनन। आपने देखा होगा कोहरे में जो कोहरा जो पड़ता है उससे भीग जाता है, तो वो वाष्प होता है वो द्रव में बदलने लगता है। गलनांक दोस्तों क्या होता है? गलनांक होता है हमारा जो भी कोई ठोस है वो जब द्रव में बदलता है तो उसको हम गलनांक कहते हैं। एक निश्चित ताप पर कोई भी ठोस जो है द्रव में बदलता है तो गलनांक होता है। हिमांक होता है, हिमांक हमारा होता है फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, यानी कि जब कोई भी द्रव का ठोस में बदल जाता है, जब कोई भी एक निश्चित ताप पर कोई द्रव होता है वो ठोस में बदल जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। और क्वथनांक हमारा जो होता है वो होता है बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जब किसी भी एक निश्चित ताप पर किसी द्रव का वाष्प में बदलना होता है तो वो हमारा वाष्पन कहलाता है। इस निश्चित ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बॉइलिंग पॉइंट होता है जब कोई लिक्विड जो है इतना ज़्यादा उसको बॉयल किया जाता है कि वो आपका जो है वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्वथनांक हो गया। तो संघनन आपको समझ में आया कि वाष्प का द्रव में बदलना आपका क्या कहलाता है? तो संघनन। तो सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। गलनांक, हिमांक आपका फ्रीजिंग पॉइंट है, क्वथनांक आपका बॉइलिंग पॉइंट है, और ये संघनन आपका वाष्प से द्रव में बदलना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ। इस सीरीज़ के सारे पार्ट्स आपको जल्दी मिलेंगे। ऐसे इंपॉर्टेंट सारी फिजिक्स के सारे क्वेश्चन आपको नियर अबाउट कंप्लीट कराए जाएंगे जो भी आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। दोस्तों आपको बता दें कि प्रकाश जो है वो निर्वात में भी संचरित हो जाता है। निर्वात यानी कि उसे कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, और अगर कोई भी माध्यम आता है उसके बीच में तो वह जो है उसकी चाल स्लो हो जाती है। ठीक है, तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है जब कोई भी आपकी रुकावट नहीं होगी किसी रास्ते में, तो आपकी चाल तो वैसे भी ज़्यादा होगी। तो जब निर्वात होता है जहाँ वायु तक नहीं होती है वो होता है निर्वात, तो उसमें आपकी प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है दोस्तों। कांच है, ठीक है, तेल है या जल है, ये क्या होता है दोस्तों? इसमें इसमें ये आपके माध्यम है और माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो आपको बता देते हैं कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है और जल में प्रकाश की चाल कितनी। कांच में होती है आपकी 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, आपकी कांच में हो गई। ठीक है, तारपीन तेल में आपकी होती है 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आप इसको कहीं नोट कर सकते हैं। ठीक है, जल में आपकी बताएं प्रकाश की चाल आपकी होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये विभिन्न माध्यमों में आपकी प्रकाश की चाल है। लेकिन आपकी बात करते हैं कि सर्वाधिक चाल होती है वो आती है आपकी निर्वात में, यानी कि जहाँ पे कोई भी माध्यम नहीं होता है। माध्यम आपको बता चुके हैं, ठोस, द्रव, गैस टाइप के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश का अवरोध के कारण मुड़कर उसकी छाया में प्रकाश करने की घटना को क्या कहते हैं? दोस्तों आप बताएंगे अपना ऑप्शन। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा प्रकाश का विवर्तन। तो आपको पता चल गया है कि प्रकाश का विवर्तन क्या होता है दोस्तों। जब प्रकाश, अगर कहीं कोई लाइट मार रहे हो आप, किसी टॉर्च से कहीं भी लाइट डाल रहे हो, तो क्या होता है, अगर कोई थोड़ा सा ऑब्स्टिकल है यानी कि कोई अवरोध है
तो उसमें चेंज हो जाता है, उसकी डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाती है। तो डायरेक्शन चेंज हो से मुड़ कर वो कहीं और चला जाता है कि दूसरी वे में आ जाता है। तो इस घटना को आपको प्रकाश का विवर्तन हम लोग बोल देते हैं। इसको बोलते हैं डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, इसको बोलते हैं। ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्णन इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का फैल जाना। मैंने बताया था प्रकाश जो है निर्वात में चलता है, अगर उसमें कोई भी माध्यम आ जाता है या रुकावट आ जाती है तो होता क्या है दोस्तों, जैसे कि धूल के कण आ गए कहीं, तो धूल के कण या गैस वैस से टकराया प्रकाश तो थोड़ा बहुत इधर उधर स्कैटर्ड हो जाता है, यानी कि फैल जाता है। तो फैलने के कारण ये जो प्रक्रिया है आपकी, वो आपका प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। इसी कारण हमें पता होना चाहिए कि जो ये हमारा जो आसमान है उसका रंग जो दिखाई पड़ता है नीला, वो किसके कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश का प्रकीर्णन जो है इसी के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। और प्रकाश का परावर्तन आपको बताएं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इसको बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन दोस्तों। तो ये होता है किसी भी चिकने पृष्ठ या किसी भी ऐसा जो है काफ़ी चिकना जो सरफेस है कहीं पे, उस पर अगर वो टकराता है प्रकाश और वापस आ जाता है तो होता क्या है, वो प्रकाश का परावर्तन हो जाता है दोस्तों। तो आपको समझ में आया होगा प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन और प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों आपको ऐसे ही सारे पार्ट्स की सीरीज़ के सारे पार्ट्स आपको जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस सीरीज़ के माध्यम से सारे क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, सारे क्वेश्चन आपको कलेक्ट करके आपके पास तक पहुँचाया जाए। दोस्तों थैंक यू। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। सब्सक्राइब, लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों। थैंक यू।